हेलो फ्रेंड्स, मैं जुलेखा आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने जो सीरीज प्रारंभ की है उसमें बीएनएसएस एंड सीआरपीसी का तुलनात्मक अध्ययन वाली सीरीज की श्रृंखला का प्रारंभ कर चुके हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज ये वीडियो हम लाए हैं। इसमें अभी तक हमने इसका इतिहास देख लिया है पुरानी सीआरपीसी एंड बी नागरिक सुरक्षा संहिता में, और डिफिनेशन क्लास भी हमने देख लिया। डिफिनेशन क्लास को हमने टोटल कई भागों में बांटा हुआ है और इसको हमने एक एक डिफिनेशन को बहुत ही डीपली जाके पढ़ाया है, जो आपके प्री मेंस इंटरव्यू दोनों के पर्पस से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारी श्रृंखला बहुत पसंद आ रही है। आप सभी लोग काफ़ी सराह रहे हैं हमारे इस वीडियोज़ को, जिस तरह से इसके व्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं। इसको देखते हुए मैं आप सबको आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारे इस चैनल को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से अपना सहयोग और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और हम अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पूरी सीआरपीसी एंड बीएनएसएस दोनों का तुलनात्मक रूप से पूरा संहिता को समाप्त कर सकें, अच्छे से इसको कंप्लीट करते हुए पढ़ा सकें। और इसी को आगे बढ़ाते हुए जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें हमारा जो सेक्शन है वो सेक्शन है 3 सेक्शन हमारा कहता है निर्देशों का अर्थ लगाना। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये धारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें आप केवल सेक्शन इसका याद कर लीजिए कि धारा 3 में निर्देशों का अर्थ लगाना बताया गया है। ये हमारी बीएनएसएस में लिखा हुआ है कि जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, किसी विधि में किसी क्षेत्र के संबंध में किसी मजिस्ट्रेट बिना किसी विशेषक शब्दों के प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति किसी निर्देश का ऐसे क्षेत्र में अधिकारता का प्रयोग करने वाले यथास्थिति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा। ये सिर्फ इतना जो है स्लाइड में हमारे बता दिया है। और अगर हम सीआरपीसी में देखें तो सीआरपीसी में आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी कुछ चेंज हुआ, रेड रेड नज़र आ रहा है जितना सारी चीज़ें। ये सारा हमें ये बताता है कि ये सारे प्रोविज़न पहले सीआरपीसी में दिए गए थे, परंतु अब जो नई संहिता आई है बीएनएसएस आई है उसमें इन चीज़ों को हटा दिया गया है। अब ऐसा विशेष प्रावधान अपने इस संहिता में नहीं दिया गया हुआ है। तो ये हाँ, इसका क्लास सेकंड अगर हम देखते हैं बीएनएसएस का, तो क्लास सेकंड भी इसमें दिया हुआ है। क्लास सेकंड में बताया गया कि जो इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकने वाले कृत्य ऐसे मामलों से संबंधित हैं जिनमें साक्ष्य का मूल्यांकन, छानबीन या कोई ऐसा विनिश्चय करना अंतर्वलित है जिससे किसी व्यक्ति को किसी दंड या शास्ति के या अन्वेषण, जांच या विचारण लंबित रहने तक अभिरक्षा में निरोध की आशंका में डालता हो, या जिसका प्रभाव उसे किसी न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजना होगा, वहां वे कृत्य इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाएंगे, या जो प्रशासनिक कार्य पालक प्रकार के हैं जैसे अनुज्ञप्ति का अनुदान, अनुज्ञप्ति का निलंबन, रद्द किया जाना, अभियोजन की मंजूरी, अभियोजन वापस लेना, वहाँ वे खंड का के उपबंधों के अधीन रहते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाएंगे। ये बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट जो लोग नई प्रथम बार पढ़ रहे हैं या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उनके समझ नहीं आया होगा कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। देखिए, हम कुछ चीज़ें इसमें हम आपको बता दें, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जानना चाहिए क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू का और बाकी बनता है प्री का। प्री के पर्पज से आपको सेक्शन देखना है कि सेक्शन 3 निर्देशों का अर्थ लगाना कौन सी धारा में डिफाइन है, तो धारा 3 में निर्देशों का अर्थ लगाना डिफाइन किया गया है। ठीक है। और दूसरी चीज़ है, ये एक ऐसी धारा है जैसे कि थोड़ा सा इसका इतिहास समझते हैं। संविधान में पूछा जाता है कि पृथक्करण की कौन सी धारा है, पृथक्करण की एक धारा पूछी जाती है, तो अनुच्छेद इसका आता है 50। आर्टिकल 50 में राज्य का कर्तव्य बताया गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करे, ये पृथक्करण की धारा है। उसी प्रकार सेक्शन 3 बीएनएसएस एंड सीआरपीसी आप देख पा रहे हैं कि दोनों का सेक्शन सेम है। सेक्शन 3 बीएनएसएस का भी है और सीआरपीसी दोनों का भी सेम है। यह धारा पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। तात्पर्य ये निकला कि इस धारा के अंतर्गत जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट
को अलग किया गया है। यही धारा है जो इसमें दोनों के बारे में बताया गया है कि कहीं पे अगर मजिस्ट्रेट शब्द लिखा हुआ है तो वो मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये हम कैसे समझेंगे? तो उसी को ही ये धारा बताती। थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको बताते चलते हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। अब समझिए इसको ज़रा सा कि अब हम देखते हैं धारा 3 निर्देशों का अर्थ लगाना, दोनों में धारा सेम है। इसमें देखते हैं तो यदि संहिता में कहीं भी केवल मजिस्ट्रेट शब्द का उल्लेख हो, वहाँ उसका अर्थ हम न्यायिक मजिस्ट्रेट लगाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि कहीं लिखा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा, तो सामान्य नियम ये है कि वो मजिस्ट्रेट यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा। यह धारा निचले स्तर से ही कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करती है। ठीक, संविधान का अनुच्छेद हमने इसके बारे में आपको 50 बता ही दिया है, जिसमें यह कर्तव्य बताया गया है कि उसका कर्तव्य है कि वो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करे। ये कर्तव्य किसका है? ये कर्तव्य राज्य का है, क्योंकि अनुच्छेद 50 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो वहाँ पे जो भी चीज़ें आएंगी वो राज्य के कर्तव्यों के अधीन आती हैं। ये हमने देख लिया था। फ्रांस के रहने वाले एक मॉन्टेस्क्यू विधिशास्त्री हैं जिन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत दिया था। ये आपका इंटरनेशनल लॉ का भी क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पृथक्करण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो मॉन्टेस्क्यू साहब हैं जो फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। वहाँ की सरकार को 3 अंग होते थे फ्रांस में, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। तीनों कार्य करने वाले अलग हों। उन्होंने कहा कि जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया मॉन्टेस्क्यू साहब ने, उन्होंने सरकार को 3 भागों में बांटा। पहली कार्यपालिका, दूसरी विधायिका, तीसरी न्यायपालिका, और तीनों को अलग अलग कार्य करने के लिए भी कहा गया और उनके कार्यों को भी अलग अलग बांटा गया। इस धारा के तहत कौन से कार्य न्यायिक होंगे और कौन से कार्य कार्यपालिका के होंगे उनको भी स्पष्ट किया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे कार्य किए जाएंगे जिसमें, देखिए ध्यान से, हमने आपको बताया ना न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कौन से कार्य किए जाएंगे। तो ये तो हमारा क्लास 1 तो इन्होंने बता दिया कि जहाँ मजिस्ट्रेट हैं, विशेष शब्द नहीं बताया गया तो वहाँ पर प्रथम और द्वितीय मजिस्ट्रेट माने जाएंगे। ठीक है, अब इसका क्लास 2 देखिए, अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्लास 2 में क्या बताया गया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे कार्य किए जाएंगे जिसमें साक्ष्य का मूल्यांकन, ठीक, देखिए का में लिखा हुआ है, साक्ष्य का मूल्यांकन कौन करता है? कोर्ट करती है। कौन सा? जुडिशियल कोर्ट। छानबीन, कोई इन्वेस्टिगेशन हो गया, इंक्वायरी हो गया, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है लेकिन इसी के अंतर्गत आता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट करवाती है। किसी व्यक्ति को दंड या शास्ति देना, पनिश कर रहा है, पेनाल्टी लगा रहा है, इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है, अभिरक्षा में रख रहा है, ठीक है, विचारण किया जा रहा है, किसी को अभिरक्षा में भेज रहा है, जुडिशियल कस्टडी में भेज रहा है, पुलिस कस्टडी में भेजा जा रहा है। तो ये सारे कार्यों का उल्लेख अगर कहीं किया गया है और वहाँ पर मजिस्ट्रेट शब्द यूज हुआ है तो आप उस मजिस्ट्रेट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट समझेंगे। यानी कि हम कार्यों के अकॉर्डिंग ही हम ये समझेंगे कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट का सेंस क्या है। अगर वहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा हुआ तो क्लियर हो जा रहा है, लेकिन अगर खाली मजिस्ट्रेट शब्द है और उसके कार्य ऐसे हैं कि वो साक्ष्य का मूल्यांकन हो रहा है, छानबीन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कस्टडी में भेजा जा रहा है, जुडिशियल कस्टडी में ट्रायल हो रहा है, पेनाल्टी दी जा रही, पनिशमेंट दिया जा रहा है, तो वहाँ पे ये कार्य करने वाला जो प्राधिकारी होगा वो मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट माना जाएगा। अब देखिए खा में देखते हैं तो यहाँ पे है प्रशासनिक कार्यपालक, यानी कि जहाँ पे अगर कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, ठीक, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कार्यों के हिसाब से हम समझेंगे कि जैसे कि वो कोई अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस दे रहा है, लाइसेंस को रद्द कर रहा है, अभियोजन के लिए मंजूरी देना है, अभियोजन को वापस लेना है, अगर ये सारे कार्य किए जा रहे हैं वहाँ पे मजिस्ट्रेट शब्द का यूज़ किया गया है, तो ऐसी दशा में वह मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट माना जाएगा। ये आपके क्लास यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। एक बार रीड कर लेते हैं कि प्रशासनिक या कार्यपालक प्रकार के, जैसे अनुज्ञप्ति का अनुदान यानी कि लाइसेंस देना होता नहीं है, जैसे कोई चीज़ों का लाइसेंस दिया जाता है तो लाइसेंस देना, लाइसेंस को रद्द करना, अभियोजन के लिए मंजूरी देना, वापस लेना, ये सारे कार्य अगर किए जा रहे हैं वहाँ पे मजिस्ट्रेट शब्द यूज़ किया गया, एग्जीक्यूटिव जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्पष्ट नहीं लिखा गया है, तो ऐसी दशा में वह मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट माना जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, अब इसमें जो है इतना बता दिया, थोड़ा सा इसमें ज़रा सा देख लेते हैं।
एक सेकेंड। तो ये हमने आपका बीएनएसएस में बता दिया। आगे हम देखते हैं सीआरपीसी में। अगर देखें तो सीआरपीसी में थोड़ा महानगर मजिस्ट्रेटों का भी उल्लेख किया गया था, इसलिए इसमें जो है जो रेड जितना दिखाया गया है सबको हटा दिया गया, क्योंकि जैसे जहाँ पे जो ये चीफ सीजीएम थे उनके अगर निर्देशों का अर्थ लगा तो अगर महानगर क्षेत्र है तो वहाँ पे महानगर क्षेत्र वाले भी थे, इसमें शामिल थे। तो ये था, इसमें अब इनको हटा दिया गया। आप अपने सीआरपीसी से एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, वरना काफ़ी समय एक ही सेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार बस रीड कर लीजिएगा, काफ़ी ये सब लिखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन पे, सेक्शन 4 पे आते हैं। तो यहाँ पे आप बस रिवीजन पर्पस से सिर्फ इतना देख लीजिए कि धारा 3 में निर्देशों का अर्थ लगाना बताया गया है। दोनों में सीआरपीसी बीएनएसएस में दोनों में सेम है। यह पृथक्करण सिद्धांत पे आधारित है। अगर कहीं पे कोई मजिस्ट्रेट शब्द लिखा गया है और वहाँ पे ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा मजिस्ट्रेट है, अगर वैसा मजिस्ट्रेट साक्ष्य का भी लेखन ले रहा है, रिकॉर्ड ट्रायल कर रहा है, पेनाल्टी दे रहा है, इन्वेस्टिगेशन करा रहा है, ऐसे कार्य करा रहा है, तो वहाँ पे वो मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट माना जाएगा। और अगर कोई मजिस्ट्रेट लाइसेंस दे रहा है, लाइसेंस रद्द कर रहा है, अभियोजन को मंजूरी दे रहा है, अभियोजन को वापस ले रहा है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट माना जाएगा। आई होप आपको ये सेक्शन समझ आया होगा। मुझे भी बहुत समय तक ये सेक्शन समझ नहीं आया था, फिर बाद में क्लियर हो गया और काफ़ी अच्छे से मैंने बताया है, तो आप इसको देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करती हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेक्शन 4 आता है। सेक्शन 4 हमारा बताता है ट्रायल कोर्ट के बारे में। सेक्शन 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है और ये सेक्शन जो है हमारा क्या बताता है, ये बताता है ट्रायल कोर्ट के बारे में, यानी कि कौन से कोर्ट ट्रायल कोर्ट माने जाएंगे। इसकी हेडिंग देखते हैं तो लिखा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराध का विचारण। सीआरपीसी में सेम है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वहाँ भी सेक्शन 4 ही है जो इसका विचारण कोर्ट के बारे में बताता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम। अब ये समझिए, इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तो जो भारतीय न्याय संहिता के अधीन अपराध किए गए हैं उनके अधीन जांच, विचारण, अन्वेषण कहाँ किया जाएगा, और दूसरा है कोई अन्य विधि के अधीन कोई अपराध, अन्वेषण, जांच या विचारण किया जाना है तो वहाँ पे किसके तहत किया जाएगा, ये हम देखते हैं। देखें इसको सबसे पहले। अब एक रीडिंग कर लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण, जांच, विचारण और उसके संबंध में अन्य कार्यवाही इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएंगी। एकदम स्पष्ट है। सेक्शन का 4 का क्लास 1 एकदम क्लियर है। ये कह रहा है कि अगर भारतीय न्याय संहिता जो पहले आईपीसी थी उसके अधीन कोई भी अपराध किया गया है, ठीक, उस अपराध का अन्वेषण होना है, जांच होना है, विचारण होना है या कोई अन्य कार्रवाई, ठीक, अन्वेषण, जांच, विचारण या कोई अन्य कार्रवाई की गई है तो उसके अगेंस्ट जो प्रोसीजर अपनाई जाएगी, जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो प्रक्रिया जो इस संहिता यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन बताई गई है वो प्रक्रिया लागू होगी, वो इसी संहिता के अनुसार ही की जाएगी। अगर अन्वेषण है तो अन्वेषण का जो चैप्टर बताया गया है, सीआरपीसी में पहले 12 था, अब यहाँ पे 13 हो गया है, वो पूरा सेम प्रोसीजर होगा। एफआईआर कैसे दर्ज होगा, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, कैसे ट्रायल होगा, कैसे चार्ज बनेगा, कैसे सारी कार्रवाइयाँ की जाएंगी, जांच होगी, वो सभी संहिता के अनुसार ही की जाएंगी। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्लास पढ़ते हैं। दूसरा क्लास हमारा कहता है किसी अन्य विधि के अधीन सभी अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण अन्य और उनके संबंध में अन्य कार्रवाइयाँ इन्हीं उपबंधों के अनुसार, किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाइयों की रीति या स्थान का विनियमन करने वाले तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित के अधीन रहते हुए की जाएंगे। अब ये क्या कह रहा है, सेक्शन 4 क्या कह रहा है, 4 का क्लास 2 देखिए। पहले हमने बता दिया कि अगर भारतीय न्याय संहिता के अधीन अपराध किया गया है उसका अन्वेषण, विचारण, जांच, अन्य कार्रवाई इसी संहिता के अनुसार की जाएंगी। सीआरपीसी में था तो सीआरपीसी के अनुसार, बीएनएसएस में है तो बीएनएसएस के अनुसार। सेकंड हमारा कहता है कि अदर लॉज जितने भी हैं, स्पेशल लॉ है, अगर उस स्पेशल लॉ में या अन्य विधि में उस अपराध के
अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य प्रक्रिया के संबंध में उपबंध किया गया है स्पष्ट, तो उस संहिता के अनुसार किया जाएगा। अगर वहाँ स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है तो वो भी इसी संहिता के अनुसार प्रोसीड किया जाएगा। ये कह दिया कि अन्य विधि के अधीन अगर अपराधों का कोई अपराध किए गए हैं, ठीक, तो वहाँ पे अगर स्पष्ट लिखा गया है उस विधि में कि इस मतलब ऐसी कोई प्रक्रिया बताई गई है, प्रोसीजर बताया गया है, तो उसी के अनुसार जो है वो कार्रवाई संपादित की जाएगी कि अन्वेषण ऐसे होगा, इतने समय के भीतर होगा, जांच होगा, विचारण होगा। और अगर वहाँ स्पष्ट नहीं लिखा गया है तो फिर वो प्रक्रिया जो यहाँ पे हमारे यहाँ बीएनएसएस में बताई गई कि इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया बताई गई, जांच की प्रक्रिया बताई गई, विचारण की प्रक्रिया बताई गई या अदर जो भी प्रोसीडिंग बताई गई, वो यहीं इसी के अनुसार अनुशासित होगी। एक केस है ओम प्रकाश बनाम तमिलनाडु राज्य, इसमें कहा गया था कि प्राइवेट मंच पर न्यायाधीश द्वारा राय अभिव्यक्त करने पर आपराधिक विचारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बताएगा। तो ये हमारा इस तरह से सेक्शन 4 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया था, इम्पोर्टेंट भी सेक्शन है, आता भी है एग्ज़ाम में। बस आप इसको मैं बहुत ही नहीं, एक लाइन में बता दे रही हूँ कि अगर ये अपराध का विचारण करना है तो ये कहाँ से डिसाइड होगा, तो ये सेक्शन 4 बता दे रहा है। आईपीसी के अधीन या बीएनएस के अधीन अपराध किए गए हैं तो वो सभी बीएनएसएस के तहत ही शासित होंगे, अन्वेषण, जांच, विचारण किया जाएगा। अन्य विधियां अगर वहाँ कोई बताया गया प्रक्रिया तो उसी के अनुसार फॉलो की जाएंगी, नहीं तो ये अप्लाई करेगी, ठीक है। इतना हो गया। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 हमारा सीआरपीसी में भी सेम है और बीएनएसएस में भी सेम प्रोसीजर बताया गया है, दोनों में सेम है। इसका मतलब होता है सेविंग या व्यावृत्ति। क्या होता है व्यावृत्ति या सेविंग क्लॉज? इसका मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो जिनको बचाया गया वे इनके तहत शासित नहीं होंगे। पढ़ लेते हैं, इसको रीड कर लेते हैं। देखिए दोनों से में कोई सेक्शन में परिवर्तन नहीं हुआ है। कहा गया है कि प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय पर्वत किसी विशेष या स्थानीय विधि पर या तत्समय पर्वत किसी अन्य विधि पर विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारता या शक्ति या विहित प्रक्रिया के किसी विशेष प्रारूप पर प्रभाव नहीं डालेगी। मीन्स कि अगर कोई विशेष विधि है या स्थानीय विधि है या विशेष अधिकारता या शक्ति वाला कोई ऐसा प्रावधान है या वहाँ पे विशेष प्रक्रिया है, तो ऐसी दशा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगी। सिर्फ इतना बताया गया कि अगर जैसे कि मान के चलिए सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए पॉक्स हो गया या SC/ST हो गया, तो जैसे ये स्पेशल लॉ हो गए। अगर यहाँ पे कोई चीज़ बताई गई है, स्पेशली बताई गई कि इन्वेस्टिगेशन का जो प्रक्रिया होगा वो ऐसे किया जाएगा और वहाँ पे अभियुक्तों को ऐसे लाया जाएगा, मतलब कोई भी ऐसी प्रक्रिया बताई गई, जांच की है या विचारण की है, ठीक है, जो हमारे बीएनएसएस में कुछ अलग है वहाँ पे कुछ अलग है, तो ये उस पर नहीं अप्लाई करेगी, वो उसी के अनुसार चलेगा, इस पर लागू नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई विशेष विधि है तो स्थानीय विधि है, विशेष अधिकारता वाले प्रावधान है, तो उस पर ये बीएनएसएस कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा। ये अपना सेविंग क्लॉज बताता है, ठीक है। और बाकी इसमें विशेष ऐसा कुछ नहीं है, बस आप सेक्शन देख लीजिए और इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि क्या कहता है। सेविंग कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमने 3 धाराएं देख ली, एक बहुत ही सही नज़र से अब रिवीजन करा दे रहे हैं। बस इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, अगली वीडियो में अगला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हमने सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले हमने सेक्शन 3 देखा। 3 में बताया गया निर्देशों का अर्थ लगाना, कि अगर वहाँ पे मजिस्ट्रेट शब्द है, कंफर्म नहीं है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, तो उसके कार्यों के हिसाब से हम उसको अलग करेंगे। अगर उसके कार्य हैं, साक्ष्य अभिलिखित करना है, जांच हो रहा है, विचारण हो रहा है या पनिशमेंट दिया जा रहा है, पेनाल्टी दी जा रही है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट हम मानेंगे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। और अगर मजिस्ट्रेट शब्द लिखा है, अब वो मजिस्ट्रेट कैसे कार्यों को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो लाइसेंस दे रहा है, लाइसेंस को रद्द कर रहा है, अभियोजन को मंजूरी दे रहा है, अभियोजन को वापस ले रहा है, ऐसा कोई कार्य
संपादित कर रहा है तो वो मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट माना जाएगा। और ये सेक्शन 3 जो है निर्देशों का अर्थ लगाना शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। इससे संबंधित हमने आर्टिकल 50 भी बताया था, जहाँ पे राज्य का कर्तव्य था कि वो न्यायपालिका के और कार्यपालिका के कार्यों को पृथक करने का उसका मैंने ड्यूटी बताया था कि ये उसकी ड्यूटी है। फिर सेक्शन 4 हमने बताया है कि इसमें अगर विचारण कोर्ट कौन कौन माने जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, हमने आपको बताया कि अपराधों का विचारण कहाँ किया जाएगा, इस पे हमने आपको बताया कि जो है, तो इसलिए हमने आपको अच्छे से बताया, हाँ बताया कि कहाँ विचारण किया जाएगा। तो हमने बताया कि अगर जो है विचारण, अन्वेषण, जांच, विचारण ऐसी प्रक्रिया अगर अपराध बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अधीन अपराध किए गए हैं तो यही हमारी सीआरपी बीएनएसएस लागू होगी। और अगर अन्य विधियां में कोई अपराध किया गया तो वहाँ पे अगर कोई ऐसा प्रोसीजर दिया गया तो वहाँ अप्लाई करेगा, अगर वहाँ पे नहीं है तो इस पे शासित होगा। सेक्शन 5 हमने आपको व्यावृत्ति क्लॉज बताया है कि अगर कोई ऐसे विशेष लॉ है, स्थानीय विधि है तो उस पर ये प्रभाव नहीं डालेगी। इस तरह से हमने 3 सेक्शन आज कंप्लीट कर लिए हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। आपके जो भी कोई सुझाव है या आपकी कोई ओपिनियन है इसके बारे में, या कुछ आप अलग से कुछ बताना चाहते हैं, आपको वीडियो पसंद आ रही है, जो भी है, आप अपनी प्रशंसा या अपने जो भी तारीफ सुझाव जो भी हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिएगा और हमें अपने सुझाव अवश्य बताइएगा। और बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब भी कराएं अपने दोस्तों से भी। थैंक यू सो मच।